आपका स्वागत है। लखनऊ से लगातार उत्तर प्रदेश के चौथे चरण की वोटिंग इस समय चल रही है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव चल रहे हैं वो बहुत दिलचस्प हैं, क्योंकि जिस 59 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लोग जहन में रखकर अपने वोट डाल रहे हैं। तमाम सहयोगी इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ चंद्रसेन वर्मा भी मेरे साथ मौजूद है, इसके अलावा शेखर आनंद त्रिवेदी, रागिनी पांडे भी मेरे साथ मौजूद हैं। शेखर के अलावा मेरे साथ में नीरज तिवारी से लेकर अभिनव और इसके अलावा तमाम जो सहयोगी इस समय उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में चप्पे चप्पे पर मौजूद है। चंद्रसेन, एक चीज आपसे समझना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की सियासत पिछले कुछ दिनों से चल रही है, कोविड काल के दौरान की हम बात करें, चूंकि मैंने देखा कि योगी आदित्यनाथ लगातार सड़कों पर थे, जिले से जिले में घूम रहे थे। वो इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री थे जो कोविड कालीन के दौरान तमाम जिलों में जाकर अपने अपने जिलों का जायजा ले रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री खुद कोविड के शिकार हुए थे, लेकिन उन्होंने लगातार हॉस्पिटल से भी अपने जो उनकी टीम थी, टीम 11 थी, फिर टीम 9 हो गई, लगातार उन्होंने टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करी। और जैसे ही वो कोविड से बाहर आए, उन्होंने 18 के 18 मंडल में जा करके लोगों से मुलाकात करी, घर घर जा करके ये बात करी कि दवाइयाँ ठीक से मिल रही है, इलाज ठीक से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लेकिन वो कोविड का संकट देखिए पूरे देश, पूरे विश्व का संकट था, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसका असर देखने को मिला। उसका साफ साफ कारण था कि जब चुनाव होते हैं, समाजवादी पार्टी लीड करती है, वो ग्राम प्रधान के चुनाव हो, वो जिला पंचायत सदस्य के चुनाव हो, लेकिन ये भी देखा जा रहा है सरफराज, हमेशा ये देखा गया कि जब ये ग्राम पंचायत सदस्य के चुनाव होते हैं या ये ग्राम प्रधान के चुनाव होते हैं, समाजवादी पार्टी हमेशा लीड लेती है। वो बिल्कुल साफ कर देती है दूसरी पार्टियों के पास आऊंगा। इस वक्त एक बड़ी खबर मेरे पास आ रही है, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी आ रही है। बड़ी खबर यह है कि 9 बजे तक उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की, यानी 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों के लिए जो वोटिंग हो रही है, उसमें 9 बजे तक का 9.10% मतदान अभी तक हो चुका है। लखनऊ में सबसे कम मतदान होने की खबर मिल रही है मुझे, यानी लखनऊ में 8.06% मतदान हुआ है। जैसा कि मेरे सहयोगी कह रहे हैं कि लखनऊ नवाबों का शहर है, थोड़े थोड़े देर से लोग निकलेंगे। रायबरेली में 8.3% मतदान हुआ है, पीलीभीत में 10.64% मतदान हुआ है। इसके अलावा हरदोई, बांदा, लखीमपुर खीरी, फतेहपुर सीकरी और इन जिलों में लगभग 9% के आसपास में यहां पर वोटिंग हुई है। शेखर, जिस तरीके से लखनऊ की नजाकत पूरी दुनिया में मशहूर है और आपकी नजाकत तो हम पिछले 1.5-2 दशक से देख रहे हैं, आपने तो वोट अभी किया नहीं है, चूंकि पहले आप अपना कर्म कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, बाद में जाके आप वोट करेंगे। जरा थोड़ा सा समझाइए यहाँ के मिजाज की। भाई छुट्टी है, चलो धूप निकलेगी, आराम से जाएंगे, मौसम भी अच्छा है और ठंड भी थोड़ी कम है लेकिन नरमी है, तो मुझे लगता है कि लोग थोड़े आराम से निकलेंगे। देखिए, मैं आपको 9 के 9 जो लखनऊ की विधानसभाएं हैं वहां का हिसाब किताब बता देता हूं। हाँ। इस समय लखनऊ में बख्शी तालाब में सबसे ताबड़तोड़ वोटिंग हो रही है, 10% के आसपास वहां पर वोट क्रॉस कर चुका है। ये ग्रामीण इलाका है और यहाँ पर जो है नेक टू नेक फाइट रहती है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो बिल्कुल युद्ध स्तर पर एक एक आदमी को घर से निकाल करके यहाँ ताबड़तोड़ वोटिंग करा रहे हैं। 11 बजे का जो सरफराज आंकड़ा आएगा, आप यकीन मानिए कि ये इलाका ऐसा है बख्शी का तालाब जहाँ 21% से ऊपर वोटिंग हो चुकी होगी। ठीक है। अब आइए आप उसके बाद लखनऊ उत्तर में, जहां पर करीबन 5.5-6% के आसपास वोट पड़ा है। ये एक मिलूजुली आबादी वाला इलाका है, यहाँ पर शॉपकीपर्स भी हैं और नौकरी पेशा सरकारी नौकरी वाले लोग भी हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ड्यूटी लगी हुई है, तो वो बैलेट वोट के जरिए यहाँ पर मतदान करेंगे। जो व्यापारी वर्ग है वो अभी 10 बजे के बाद थोड़ा सा बाहर निकलेगा। इसके अलावा लखनऊ पूरब का जो मतदाता है, ये गोमती नगर पौष इलाका है, यहाँ पर जो मतदाता है वो लगातार निकल रहे हैं और ये इलाका ऐसा है जहाँ 8 के आसपास परसेंटेज जो है वो वोटिंग का आया है। तो वैसे भी चूंकि अधिकारी वर्ग है तो ये थोड़ा सा आलसी और उसके अलावा ऐसा वर्ग है जो शायद वोट देने ही ना जाए, इन लोगों पर खास फोकस भी रहता है। लेकिन लखनऊ पूरब भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से सुरक्षित सीट मानी जाती है। आशुतोष टंडन जो नगर विकास मंत्री थे यहाँ से प्रत्याशी हैं। लखनऊ मध्य की अगर हम बात करें और लखनऊ कैंट, ये 2 विधानसभा ऐसी हैं जहां पर बहुत कांटे का मुकाबला चला है और लखनऊ के अंतर्गत सबसे कम परसेंटेज यहां पर वोट का पड़ा है। 5% के आसपास सिर्फ अभी तक इन 2 विधानसभा क्षेत्रों में वोट पड़े हैं। लखनऊ कैंट में दिलचस्प बात यह है कि जो रीता बहुगुणा जोशी हैं, उनके बेटे मयंक जोशी यहां से टिकट मांग रहे थे और उनका टिकट नहीं फाइनल हुआ। तो कल रात में जो तस्वीर वायरल हुई है वो है अखिलेश यादव के साथ उनको शिष्टाचार भेंट करते हुए। तो लखनऊ कैंट में एक तरीके से मामला थोड़ा सा गड़बड़ाया सा है। हालांकि ब्रजेश पाठक जो मंत्री
चल ही रहे हैं और सुरक्षित सीट वो बीजेपी के लिहाज से मानी जाती है, तो अभी वोटर टर्नआउट होगा। वैसे भी कैंट का इलाका आपको पता है कि थोड़ा सा वोटिंग वहां पर रहती है। लखनऊ पूरा व्यापारियों का इलाका है। यहाँ पर अभी 10:30 बजे 11 बजे जब दुकान खोलने का समय होता है, व्यापारी उसी समय निकलेगा और 3 बजे के आसपास यहाँ पर करीब 40-45% वोट पड़ चुका है। बिल्कुल। अब मैं पीसीआर से कहूंगा, पीसीआर मेरे जितने सहयोगी इस समय ग्राउंड पर हैं उनकी एक बार तस्वीर जरा दिखाइएगा, स्क्रीन पर, फुल स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाइएगा, और जहां जहां से मेरे सहयोगी इस समय मौजूद हैं उनको मेरे साथ जोड़िए, उनसे बातचीत मैं करना चाहूंगा कि उनके इलाके में इस समय क्या हालात बने हुए हैं। जो भी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, चप्पे चप्पे पर मेरे तमाम सहयोगी इस समय मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में इस समय वोटिंग हो रही है उनके साथ लगातार हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और मैं चाहूंगा कि तमाम सहयोगियों को मेरे साथ जोड़े। नीरज मिश्रा लगातार लखीमपुर खीरी से मेरे साथ बने हुए हैं। नीरज, लखीमपुर खीरी की तस्वीर जिस तरीके से आप हमें दिखा रहे हैं, क्या लगता है कि किसान भाइयों के जहन में जो मुद्दे हैं वो अभी भी जस के तस हैं या कुछ बदले हैं? जी हाँ, देखिए, मैं इस समय लखीमपुर खीरी के निघासन क्षेत्र में हूँ। ये वही क्षेत्र है जो कहा जाता है कि काफ़ी चर्चा में रहा। 3 अक्टूबर के बाद ये अजय मिश्रा टेनी का क्षेत्र कहा जाता है। और यहाँ पर जो वोटिंग है, आप देखिए कि किस तरह जो मतदाता है ये यहाँ पर लाइन लगाकर और वोट दे रहा है। यहाँ पर जो मुख्य यहाँ पर जो कहा जाए आर्थिक रूप से जो किसान है वो काफ़ी मजबूत भी माना जाता है और या तो काफ़ी लोअर तबके का भी है। यहाँ पर खेती किसानी सबसे ज़्यादा होती है। गन्ने का क्षेत्र है, मिठास का जिला है। हम बात करेंगे इस मिठास के जिले के जो तमाम मतदाता हैं जो सुबह से लाइन लगाए हैं, हम उनसे जानेंगे आखिर उनके मुद्दे क्या हैं, किस आधार पर वो वोट दे रहे हैं और क्या उनके मन में है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पर कुछ लोगों से बात हम करेंगे, वो दिखाएं ये तस्वीर और बताएं आप वोट करने आए हैं, क्या सोचकर वोट करने आए हैं और क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? मुद्दे कोई नहीं, हमको किसी चीज़ की परेशानी नहीं की। हमारा मत है, हम जहाँ चाहेंगे वहाँ लगा देंगे। ये देखिए, ये है हिंदुस्तान का मतदाता जो कि मन में सब कुछ है, बताएगा कुछ नहीं। और वोटिंग का नियम भी यही है कि आप किसी को कुछ मत बताइए, चुपचाप मतदान कीजिए, यानी गुप्त मतदान कीजिए। और ये वोटर देखिए कितनी समझदारी से इन्होंने अपनी बात कही। और लखीमपुर खीरी से जो तमाम बड़े शहर हैं उनको सीखना चाहिए। ये भले ही ट्विटर का उपयोग नहीं करते हैं, ये भले ही व्हाट्सएप ना चलाते हो, ये इंस्टाग्राम पर ना हो, ये फेसबुक पे ना हो, लेकिन इन्हें अपनी ताकत मालूम है कि लोकतंत्र में वोट की ताकत क्या है। और यही ये मतदाता हमें बता रहे हैं और यही बात उन्होंने कही कि हमें जहां लगाना होगा हम वहां लगाएंगे और गुप्त मतदान करेंगे। तो ये है लखीमपुर का समझदार वोटर। और ऐसे वोटरों से चलिए, जो लखनऊ है, बिल्कुल नीरज, आप बने रहिए, मैं वापस आपके पास लौटूंगा। मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दूं कि लगातार वोटिंग चल रही है और 10 बज चुके हैं। 10 बजे तक तकरीबन 10% के आसपास मतदान हो चुका है। और एक बार फिर से मैं आंकड़ा बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो साल 2017 में जो नतीजे आए थे उनमें से 51 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। शेखर आनंद त्रिवेदी लगातार मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। शेखर, एक चीज जरा समझाइए हमारे दर्शकों को कि पिछले के मुकाबले इस मुकाबलों में बड़ा फर्क नजर आ रहा है। मुद्दे अलग हैं, लोगों के जहन में सवाल अलग हैं और पॉलिटिकल के जो पार्टियों के तौर तरीके हैं वो भी बहुत बदल गए हैं। बिल्कुल, देखिए 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी, उस समय उत्तर प्रदेश ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी इस देश के चुनाव में। 80 में से 73 सांसद यहाँ उत्तर प्रदेश से जीत करके गए थे और उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। अब उसके बाद से 3 इलेक्शन हम देख चुके हैं। 2017 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें ये देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी 2014 में तुक्के से जीत गई या इनके पास कोई मजबूत इन्होंने आधार तैयार किया है। तो 73 सांसदों के लिहाज से इनके पास करीबन 300 सीटें आनी चाहिए थी। उस लिहाज से 2017 में सहयोगियों के साथ 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की। तो ये माना गया कि नहीं, वो तुक्का नहीं था, वो एक पूरा होमवर्क था और उसकी वजह से इस तरीके की जीत हुई। और बड़ी बात यह थी कि उस समय जो मुस्लिम बहुल इलाके थे, देवबंद, सहारनपुर, इन जगहों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में विधायक की सीट जीती थी, जो अपने आप में एक बड़ी बात थी। इसके बाद 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से दम लगाया। इस बीच में 2017 में
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था। 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश और मायावती का गठबंधन हुआ। ये गठबंधन ऐसा था कि जब 90 के दशक में राम लहर चल रही थी, ढांचा गिर चुका था, उस समय पे मुलायम सिंह यादव और कांशी राम ने मिल करके भारतीय जनता पार्टी की उस पूरी लहर को थाम दिया था। ये इतना बड़ा कास्ट फैक्टर वोट कॉम्बिनेशन था जो 2019 में सक्सेसफुल नहीं हुआ और बीजेपी 67-68 सांसदों को जिताने में उत्तर प्रदेश में फिर सफल हो गई। अब आया है 2022 का चुनाव, तो एक बार फिर से ये कवायद है। देखिए 2022 का चुनाव शुद्ध रूप से सरफराज इस बात को लेकर के याद किया जाएगा, मैंने जितना ग्राउंड पे काम किया है, कि हिंदू वोट विपक्ष बांट पाया या नहीं बांट पाया। आपको भी पता है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है आमतौर पर वो इस तरीके से वोटिंग करता है जिसको टैक्टिकल वोटिंग कहा जाता है। कई बार अपने इलाके में किसी कैंडिडेट को जिताने के लिए वो एक तरफा वोटिंग हो जाती है। 14 से ये पैटर्न बदला है जिसका खामियाजा विपक्ष अपनी तरह से देख रहा है या उठा रहा है। तो ये बड़ा दिलचस्प है बीते चुनाव की अपेक्षा ये देखना कि 2022 के जो नतीजे होंगे उसमें हिंदू वोट बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। और एक चीज शेखर कि जो राजनीतिक जो पंडित हैं वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सीटें जरूर घटेंगी। हालांकि जिस जगह हम और आप लखनऊ में खड़े हैं, अभी जिन जिलों में वोटिंग हो रही है, इस जिलों में लगभग 51 विधानसभा सीटें बीजेपी ने दर्ज की थी। 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया था और 2 ने बहुजन समाज पार्टी ने कब्जा किया था। ये आंकड़ा बदलेगा और ये सच भी है, चूंकि लेकिन तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं वो भी अपने जीत के दावे कर रहे हैं। दावे उनको करने भी चाहिए क्योंकि वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी रोजी रोटी यही है, उनका दिन और रात यही है, उनका सुबह और शाम यही है। तो राजनीति किसी भी पार्टी से लड़ रहा हो ABCD, वो अपनी जीत के दावे करेगा। लेकिन एक और बड़ी दिलचस्प चीज आप देखिए कि एक समय पर इस तरीके की स्थिति होती थी कि पश्चिम में जब वोट होता था तो वहां से सहारनपुर, बरेली, देवबंद, यहां से एक सेंटर होता था, मतलब वो पूरा पश्चिम का इलाका गवर्न होता था। उसके बाद जब आप इधर आते थे बांदा और ये अवध की तरफ आते थे तो फिर यहाँ पर मुख्तार अंसारी और जो बाकी के बाहुबली हैं उन सब चीजों का। तो इस बार जो बाबा का बुलडोजर चला है यानी योगी सरकार जिस बात को लगातार कह रही है, बाहुबली थोड़े दूर हो गए तो अब इसका किस तरीके से फैक्ट होता है। और सरफराज एक और बहुत दिलचस्प चीज है, उत्तर प्रदेश की धरती देखिए राम, कृष्ण और शिव की धरती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब आप खड़े होते हैं तो मथुरा, मध्य में आते हैं यहाँ अवध जहाँ चुनाव चल रहा है, यहाँ राम मंदिर, और पूर्वांचल की तरफ बढ़ेंगे तो काशी। तो पश्चिम में मथुरा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि भाई जैसे हमने काशी में बनाया वैसे ही हम मथुरा में करेंगे। तो ये एक चीज यहाँ पर देखने को मिलेगी। बीजेपी यहाँ पर और बाकी विपक्ष भी अपनी तरफ से जोर लगा रहा है। अवध में राम मंदिर बन रहा है, बीजेपी उसका लाभ लेना चाहेगी। काशी में उन्होंने कॉरिडोर बना दिया है, पूर्वांचल में उसका लाभ लेंगे। अब देखना यह है कि जो विपक्ष बाकी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, इसके जो नेता अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं वो जनता के जहन में कहां तक जाती हैं। जो विकास का मुद्दा है उसको लेकर के किस तरीके से चीजें आती हैं। और शेखर जो अब 5वां, 6ठा, 7वां चरण होगा वो काशी को लेकर ही होने वाला है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर 2-3 दिन रहने वाले हैं। अभी आप ये बताइए कि जिस तरीके से आप और हम दोनों काशी में गए हैं और किन परिस्थितियों में आपने मैंने काम किया, इस ताउम्र हम लोग याद भी करेंगे। मुझे याद है कि जब हम शुरुआत में जा रहे थे, जब हम चैनल की लॉन्चिंग कर रहे थे, उस दौरान किस परिस्थितियों में हम लोग काम कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि काशी को लेकर श्रद्धालुओं में और वोटरों में क्या कुछ फर्क है? देखिए काशी एक ऐसी नगरी है जो अपनी तरह से प्राचीन काल से चेतना अवस्था में। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी ने भी 2014 में काशी को इसीलिए चुना। एक सेकंड मैं रोकूंगा। राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंच गए हैं। तस्वीरें आप देखिए, वोटिंग डालने के लिए इस वक्त वो पहुंचे हैं बूथ पर और उनके बेटे, उनका परिवार इस समय मौजूद है यहाँ पर। तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी विवेक तिवारी भी लगातार वहां से बने हुए, मैं पीसीआर से कहूंगा कि उनको भी जोड़ेगा ताकि मैं उनसे बातचीत कर सकूं। ये तस्वीरें देखिए, देश के रक्षा मंत्री चूंकि यहाँ से वोट डाल रहे हैं, ये तस्वीरें बहुत अहम है। यहाँ से सांसद भी हैं और जिस तरीके के सौम्य हैं, जिस तरीके से वो बड़ी बहुत अलग किस्म के हैं, चूंकि मैं उनको लंबे वर्ष से जानता हूं, आप भी जानते हैं उनके काम करने का तरीका, और वो तमाम जो अंदाज है उनके बेटे पंकज में भी वही आ गया है। पंकज के अलावा नीरज में भी वही आ गया है और राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद भी हैं। ये लखनऊ जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी की कर्मस्थली रही है। यहाँ पर वो कई बार सांसद चुने गए हैं। यहीं से उन्होंने प्रधानमंत्री का जो सफर रहा है वो भी तय किया है। तो इसलिए लखनऊ और अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी, ये बड़ा मजबूत रिश्ता है। मेरे सहयोगी शेखर ने अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जिक्र किया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा
वाजपेयी साहब की जो स्टैच्यू लगा हुआ है जरा वो दिखा दीजिए। ये लोक भवन की तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की तस्वीर यहां पर है। वो यहां से सांसद भी रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का कौन दीवाना ना होगा, उनके बोलने का, उनके जिस तरीके से वो अपने शायराना अंदाज में और अपने जिस तरीके से साहित्य अंदाज में देश और दुनिया में मशहूर थे, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, वो अपनी बड़े चुटकी लहजे में बात कह देते थे। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अटल बिहारी वाजपेयी जिन्हें कहा जाता है अजात शत्रु, यानी विपक्ष में भी उनका राजनीतिक दुश्मन नहीं था कोई, जिसका कोई शत्रु ना हो उसको अजात शत्रु कहते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी भारत की राजनीति में इकलौते ऐसे शख्स हैं जिनके नाम के साथ अजात शत्रु अटल बिहारी वाजपेयी कहा जाता है उन्हें। और इसी सीट पर अटल जी के संन्यास लेने के बाद लालजी टंडन यहाँ से विधायक हुआ करते थे, मंत्री थे। उन्होंने 2009 से 14 का जो संसदीय चुनाव था उसमें वो रहे। 14 में यहाँ पर राजनाथ सिंह आ गए और तब से वो लगातार यहाँ पर सांसद हैं, 14 और 19। और शेखर, आपको याद होगा कि राजनाथ सिंह की जो छवि है, बड़ी साफ सुथरी छवि है, बड़े मतलब अटैक भी करते हैं तो बड़े तरीके से करते हैं। उनका वो चित परिचित अंदाज जो है, वो आप कभी भी उनसे मिले, उनसे बात करें। अभी मैं कुछ दिन पहले मैं पंकज का इंटरव्यू करने के लिए गया था। मैंने पंकज जी से कहा, उनके बेटे से, कि मुझे नहीं लग रहा कि मैं राजनाथ जी से बात कर रहा हूं या पंकज से बात कर रहा हूं, क्योंकि आपकी भाषा इतनी बदल गई है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंकज से जब आप बात करेंगे या नीरज से भी बात करेंगे तो काफी हद तक वो राजनाथ सिंह की तरह जो हाथ चलता है या जो बात करने की शैली है, जो पॉज लेने का तरीका है। और केवल इतना ही नहीं है, देखिए जो ये पारिवारिक सियासत आगे बढ़ी है। मैं रामपुर गया था सरफराज, अब्दुल्ला से मेरी बात हुई, अब्दुल्ला आजम से। उनका भी जो अंदाज था वो उन्होंने बिल्कुल आजम खान का कॉपी किया हुआ। बिल्कुल, मैं आऊंगा शेखर आपके पास। विवेक तिवारी मेरे सहयोगी इस समय मेरे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, राजनाथ सिंह साहब का पूरा परिवार इस समय वोट डाल रहा है, आपने बातचीत हुई उनसे, तो क्या कुछ कह रहे हैं हमारे दर्शकों को जरा बता दीजिए। जी बिल्कुल, मैं दिखाना चाहूंगा कि ये इस पोलिंग सेंटर पर अब से कुछ देर पहले राजनाथ सिंह अपनी पत्नी के साथ मतदान करने के लिए गए हुए हैं। उससे पहले पंकज सिंह अपनी पत्नी के साथ यहाँ से वोट करके जा चुके हैं और इसी पोलिंग सेंटर पर सबका वोट है। तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं, राजनाथ सिंह थोड़ी देर में बाहर आएंगे। क्या वो मीडिया से फिर बात करते हैं? अभी तो उन्होंने घर पे मीडिया से बात करी थी। जहां तक पंकज सिंह का सवाल है, उनसे मैंने बात की तो वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है। नोएडा से चल करके वो लखनऊ आए हैं और नोएडा से लखनऊ तक उनको, जैसा वो कह रहे हैं, कि एक ही तरह का दृश्य देखने के लिए मिल रहा है। वो ये कह रहे हैं कि जैसे धारा 370 को इतिहास के पन्नों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दफन कर दिया था, उसी तरह समाजवादी पार्टी और बसपा भी इतिहास के पन्नों में 2022 के बाद खो जाएंगे। एक सवाल उनसे ये किया गया कि बीएसपी को लेकर के अमित शाह ने कल भी बयान दिया कि बीएसपी कमजोर पार्टी नहीं है, किस तरह की रणनीति है? तो उन्होंने कहा नहीं, बीएसपी भी लड़ रही है। बीते 24 घंटे के अंदर एक नई हलचल उत्तर प्रदेश की सियासत में पैदा ये हुई है कि अमित शाह ने ये कहा कि बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ रही है, उसके कमजोर ना कहा जाए। इस चीज को लेकर के तमाम तरह से इसकी एनालिसिस की जा रही है कि ये बात अमित शाह ने क्यों कही। जब चुनाव चौथे फेज में पहुंच गया है, अचानक बीएसपी को लेकर के इस तरह की कौन सी बात हो गई भारतीय जनता पार्टी में? तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से सीधा मुकाबला है, तो बीजेपी चाहती है कि बसपा को भी मुकाबले में दिखाया जाए। उन्होंने कहा अमित शाह ने कि मुसलमान भी वोट कर रहा है बहुजन समाज पार्टी को। तो ये एक नई तरह की रणनीति भी बीजेपी इस रण में आजमाने की कोशिश कर रही है। सतीश चंद्र ने इस बारे में जब उनसे सुबह मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि अब चलिए, अमित शाह ने मान तो लिया कम से कम कि बहुजन समाज पार्टी भी लड़ रही। पहले तो ये लोग मानते नहीं थे, तो जो जमीन पर हो रहा है वो अमित शाह ने माना है। पंकज सिंह ने भी इसकी तस्दीक की है। तो कहीं ना कहीं कोई और खेल भी हो रहा है। तमाम तरह से लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, उसमें एक ये दांव भी भारतीय जनता पार्टी ने चल दिया है। बिल्कुल, तमाम मेरे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए। शेखर, जिस तरीके से मैं और शेखर अभी बातचीत कर रहे थे उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर, हम ये बातचीत कर रहे थे कि जो पंकज सिंह है और राजनाथ सिंह हैं, उनका अंदाज नहीं बदला है। ऐसा लगता है कि जब पंकज सिंह बोल रहे थे तो मुझे लग रहा था कि राजनाथ सिंह बोलने लगे, जब राजनाथ सिंह बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे पंकज सिंह बोलने लगे। और शेखर भी यही कह रहे थे कि बिल्कुल पंकज सिंह या नीरज बिल्कुल राजनाथ जी के इशारे की और उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। विवेक, जी बिल्कुल सरफराज, जैसा आपने कहा कि ये
बेटे का असर, पिता का असर बेटे के ऊपर है। और राजनाथ सिंह अब निकल आए हैं। मैं चाहूंगा कि अपने कैमरामैन से वो दिखाएं कि राजनाथ जी अब मतदान करके बाहर आ गए हैं मीडिया के सामने, और वो जो एक स्याही होती है उंगलियों पर मतदान करने के बाद जो एक गवाही होती है कि मतदान हो गया है, वो दिखा रहे हैं बाहर आकर के मीडिया को। और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी है, परिवार के कुछ और लोग भी हैं, उनके कुछ सहयोगी हैं। वो सारे लोग इस वक्त गोमती नगर के स्कॉलर्स होम मतदान केंद्र के बाहर वोट देकर के आए हुए हैं, और इसके बाद सीधे राजनाथ सिंह अपनी कैंपेनिंग के लिए चले जाएंगे। मीडिया से वो बात कर चुके हैं, लिहाजा यहाँ पर बातचीत शायद नहीं हो पाएगी। लेकिन फिलहाल जब देश का रक्षा मंत्री अपना सारा कामकाज छोड़ करके मतदान करने के लिए अपने लोकसभा क्षेत्र में या अपने मतदान केंद्र पर एक आम नागरिक की तरह पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जरूर जाता है कि जो लोग घरों में बैठे हुए हैं उन्हें भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घरों से निकलना चाहिए। ये तस्वीर इस बात की गवाही देती है कि हिंदुस्तान में जो लोकतंत्र है वो कितना मजबूत है, वोट देने का जो एक अधिकार है वो उसको लेकर के कितनी जागरूकता है। और जब इतने बड़े बड़े लोग VIP बुजुर्ग वो सब वोट करने के लिए आते हैं, तो ये इसका मैसेज आम जनता में भी जाना चाहिए। और यही अपील पंकज सिंह ने भी की है, राजनाथ सिंह जी भी यही कह रहे थे कि भाई लोगों को घर से निकलकर मतदान करने के लिए आना चाहिए। बिल्कुल। और मैं पीसीआर से कहूंगा, विवेक, मैं पीसीआर से कहना चाहता हूं कि जितने भी मेरे सहयोगी इस समय ग्राउंड पर हैं, उनको सबको जोड़िए, सबसे बातचीत लगातार हमें करनी है। और एक बार फिर से पीसीआर से कहूंगा कि तमाम तस्वीरें स्क्रीन पर दिखाएं कि उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में इस समय वोटिंग चल रही है, तमाम सहयोगी मेरे इस वक्त चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं, पल पल की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सबसे बड़ी टीम है, सबसे बड़ी कवरेज उत्तर प्रदेश के विधानसभा के बाहर से इस वक्त हम दिखा रहे हैं और लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं लखीमपुर खीरी का रुख करना चाहूंगा। लखीमपुर खीरी से मेरे सहयोगी नीरज भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, लखीमपुर के इस समय क्या हालात हैं, क्या कुछ चल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए हम लखीमपुर खीरी में हैं और यहाँ के जो मतदाताओं का जोश आपको अगर हम दिखाएं तो काफ़ी हाई है। और ख़ास तौर पर जो ग्रामीण इलाके हैं, ये निघासन क्षेत्र है जो लखीमपुर खीरी कांड के बाद चर्चा में आया था। और आप देखिए यहाँ पर वोटिंग को लेकर ज़बरदस्त उत्साह है और लखीमपुर खीरी में जो वोटिंग प्रतिशत है वो भी ठीक ठाक है, यानी कि काफ़ी अच्छा है। 9 बजे तक 9% से ज़्यादा की वोटिंग हो चुकी थी और उसके बाद भी लगातार हर बूथ पर आपको लाइनें ज़रूर दिखेंगी। ये यहाँ का जो मतदाता है वो जागरूक बहुत है। वो भले ही फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर ना हो, लेकिन उसे अपने मताधिकार का प्रयोग पता है, किस तरह से करना है, उसकी ताकत पता है और जो लोकतंत्र का उत्सव है वो काफी अच्छे से मनाना जानता है। कुछ मतदाताओं से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके मन में क्या है, सवाल क्या है। यहाँ की ये पकड़ो यार, ठीक है, पकड़ो, माइक गाड़ी नीचे, अरे नीचे कर लो, माइक गाड़ी नीचे करिए सर, हाथ अरे धक्का ना दो यार, थोड़ा नीचे कर लीजिए, नीचे माइक गाड़ी नीचे। सर आपने आज मतदान दिया है, क्या कुछ है? मतदान आपने दिया, मत प्रयोग किया, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ पे स्टैंड कर रही है, रोल है? नहीं, मैं तो पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि 2017 के विधानसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को जितनी कामयाबी हासिल हुई थी कमोबेश इस बार के चुनाव में भी उतनी ही संख्या में हमको कामयाबी हासिल होगी। सर 9% वोटिंग परसेंट जो कम रहा उसके बारे में क्या कहेंगे? अभी वोटिंग परसेंट जो कम हो रहा है, लोकतंत्र में सबसे बड़ा दान मतदान होता है। लोकतंत्र के सशक्तिकरण के लिए यह भी आवश्यक है कि लोगों की मतदान के प्रति जागरूकता बढ़े, अधिक से अधिक संख्या में लोग मतदान करें। यह मैं आम लोगों से अपील करता हूं। अखिलेश यादव 85-15 का रेशियो दे रहे हैं, क्या कहेंगे? मैंने उनके स्टेटमेंट पर मुझे कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी है। आपने देखा होगा 2017 के विधानसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों का गठबंधन था, जबकि उस समय बहुत ही सशक्त गठबंधन माना जाता था, तो उस समय भी ऐसे ही दावे किए जाते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को शानदार कामयाबी हासिल। चौथा चरण का चुनाव है सर, भारतीय जनता पार्टी चौथे चरण में कितना सीटें हासिल कर रही है? मैं बता रहा हूँ, कमोबेश 1 सीट 2 सीट आगे पीछे हो सकती है जी, उतनी ही सीटों पर विजय प्राप्त होगी जितनी सीटों पर 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त 300 प्लस क्यों हाँ 300 प्लस। और दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही जागरूक जनता है। सुशासन और विकास प्रमुख रूप से 2 मुद्दे उसके सामने हैं और प्रदेश की जनता जानती है कि सुशासन और विकास के
तो राजनाथ सिंह इस समय अपना वोट डालने के बाद मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं और मैं पीसीआर से लगातार कहूंगा कि पीसीआर तमाम मेरे सहयोगी जो इस समय फील्ड में हैं उनकी तस्वीरें लगातार ग्राउंड से दिखाइए। जितने सहयोगी मेरे समय हैं उनको जोड़िए और विवेक से मेरी बातचीत कराइए। अगर विवेक इस समय स्क्रीन पर है तो बताइए कि राजनाथ सिंह और क्या कुछ कह रहे हैं। वोट डालने के बाद वो निकल गए हैं। कहा कि बसपा भी इलेक्शन लड़ रही। देखिए बीजेपी ने कल से अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी सी बदली है और बहुजन समाज पार्टी को लेकर के उनको लगता है कि अब वो भी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ी। ये सवाल मैंने किया राजनाथ जी से तो उन्होंने कहा कि नहीं, बसपा भी मुकाबले में है। ये बात बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग कल से कह रहे हैं जब से अमित शाह ने मंच से ये बयान दिया था। दूसरी बात उन्होंने कही कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। हमारा जो आकलन है वो 300 के आसपास है, उसके पार ही हम जाएंगे पिछले चुनाव की जगह। इसमें 1-2 सीटों का इधर उधर हो सकता है, इससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है राजनाथ सिंह कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वो अब यहाँ से निकल चुके हैं अपने परिवार के साथ मतदान करके और अब वो अपनी कैंपेनिंग में जहां पर उनको जाना है वहां पर जाने वाले हैं। बिल्कुल, एक बार फिर से शेखर, चंद्रसेन और रागिनी इस समय मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। पल पल की इंफॉर्मेशन हम लखनऊ की उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दे रहे हैं। तमाम सहयोगी ग्राउंड पर मेरे साथ मौजूद हैं। यहां पर रागिनी महिलाओं का जिक्र लगातार हम रागिनी से भी कर रहे हैं। चंद्रसेन हमें बता रहे हैं। चंद्रसेन, जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने वोट कर दिया है और यहां की जो हवा है लखनऊ की वो बदली बदली सी दिख रही है और मीठी मीठी सी ये हवा है। क्या वोटर अब घर से निकलेंगे और परसेंटेज बढ़ेगा, जैसे शेखर भी जिक्र कर रहे थे? देखिए, अगर मौसम की बात करें तो तापमान जरूर गिरा है, लेकिन सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। और जिस तरीके से अभी जिक्र कर रहे थे, हमने चैनल पे भी देख रहे थे, राजनाथ सिंह साहब ने वोट डाला और बड़े नेता निकल रहे हैं, तो उनको देखते हुए उनके समर्थक भी निकलेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि लखनऊ का एक नवाबों का शहर, बहुत आराम पसंद लोग होते हैं, धीमे धीमे निकलेंगे और वोट बूथ की ओर जाएंगे, क्योंकि परसेंटेज हमेशा अच्छा रहा है यहाँ पर। लेकिन देखने वाली बात यह है सरफराज जी कि जो माहौल 3 महीने पहले था और जिसकी सरकार होती है, साफ तौर पर नाराजगी जनता की झेलनी पड़ती है। कोविड का मुद्दा लें, हम किसानों का आंदोलन लें या तमाम तरह की अव्यवस्थाओं को लें, लेकिन ये देखा गया है कि इन 3 महीनों के बीच में जिस तरीके से टिकट का बंटवारा समाजवादी पार्टी ने किया है, कई दलों से गठबंधन किया है, इसका असर देखने को मिलेगा। जो कार्यकर्ता 5 साल से तैयारी करता है उसको टिकट नहीं मिलता है, या देखा जाए कई जगह पर ऐसे मौके भी आए कि उनको टिकट देने की बात हुई, नामांकन की तैयारी कर रहे थे, उनको वापस बुला लिया गया। तो ये जो मुद्दा है, समाजवादी पार्टी की जो पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने नेता हैं, वो जमीन से जुड़े नेता हैं, इसका असर देखने को मिलेगा। जो क्लियर एक छवि बन रही थी कि सबसे बड़ी लड़ाई भाजपा और समाजवादी पार्टी में होगी, तो समाजवादी पार्टी इस कारण मुझे लगता है कि पीछे की ओर दिखाई दे रही है। इसका सीधे सीधे फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। शेखर, एक चीज जरा समझाइए कि उत्तर प्रदेश की जो सियासी लड़ाई है बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। पहले दूसरे चरण में अलग मुद्दे थे, तीसरे चरण में, चौथे चरण में अलग मुद्दे हैं, 5वें छठे चरण में अलग मुद्दे हैं। यहां तो मेरे ख्याल से चौथे और 5वें में तो सांड की भी लड़ाई है, आवारा पशुओं की भी लड़ाई है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये एक ऐसा मसला है जिसको लेकर के विपक्ष ने खासा जोर लगाया है और बीजेपी की सरकार को घेरने की कोशिश की है। सरफराज, उत्तर प्रदेश में कई ऐसी जगह थी जहां पर अवैध रूप से स्लॉटर हाउस चल रहे थे और योगी सरकार जब 2017 में आई तो उसने 15-20 दिन के अंदर ही अवैध स्लॉटर हाउस को बंद करने का एक अभियान चलाया। अब आप ये देखिए कि जो अवैध स्लॉटर हाउस थे उनके बंद होने से जो पशु हैं उनकी कितनी बड़ी तादाद सड़कों पर या अन्य जगहों पर दिखने लगी। दिलचस्प चीज ये है कि गौशाला के लिए या गोधन को सहेजने के लिए बीजेपी की सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से बड़ी मात्रा में अनुदान दिया गया, लोगों को प्रेरित किया गया, गौशालाएं खुली भी। लेकिन वो सारा पैसा ऐसा था कि गौशाला में लोगों ने जानवरों को विधिवत तरीके से रखा नहीं और खास तौर से जो ग्रामीण इलाके थे उन जगहों पर एक अभियान की तरह इसे चलाया गया। कई जगहों पर गौशाला खुलने की नौबत भी आई, कई जगहों पर खुली, कई जगहों पर नहीं खुली और ये जो पशु थे, जो छुट्टा जानवर थे, ये सड़कों पर आ गए।
ऐसा भी होता है कि एक तरफ गौ माता है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो, वो गाय पालता है, लेकिन जब गाय दूध देना बंद कर देती है वो सड़क पर खुला छोड़ देता है। कई ऐसे भी इलाके हैं जहां, खासतौर से शहरी इलाकों में, जहां पर गाय का दूध निकाला और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया, वो इधर उधर कॉलोनी में जाकर के जानवर खाना खाते हैं और उसके बाद शाम को फिर उनको धो लेते हैं। तो इस तरीके की जो पूरी अव्यवस्था है, ये एक अराजक सी स्थिति में पहुंच गई, जिसका कहीं ना कहीं जवाब या खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा या उठाना पड़ेगा। मैं पीसीआर से कहूंगा कि जितने भी सहयोगी इस समय मेरे ग्राउंड पर हैं, लगातार उनको जोड़िए, उनसे बातचीत कराइए। लगातार हम अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग राय लेना चाह रहे हैं, लगातार हम महिलाओं के मुद्दे पर भी चाहते हैं और मेरे जितने सहयोगी इस समय ग्राउंड पर हैं उनसे भी मेरी लगातार बातचीत कराइए। रागिनी, महिलाओं का जिक्र हम कर रहे हैं, महिलाओं को लेकर जिस तरीके से एक डर और दहशत का माहौल था और बीजेपी लगातार इस पूरे मामले को लेकर महिलाओं के मुद्दे पर घेरती रही है, क्या आपको लगता है कि महिलाओं के मुद्दों को लेकर बीजेपी ज्यादा सेंसिटिव हो गई है? देखिए, महिलाओं का एक ऐसा मुद्दा है जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि हर सरकार आती है और महिलाओं का मुद्दा सबसे पहले वो उठाती है, क्योंकि महिला वोट भी बैंक बहुत बड़ा वोट बैंक माना जाता है। लेकिन यहाँ पे है कि सेंसिटिव की बात करें तो जब से 112 लागू किया गया है, 112 पे कॉल करके महिलाएं हेल्प लेती हैं और तमाम ऐसी सुविधा महिलाओं को दी गई है। गांव की बात करें तो गांव में सखी योजना के तहत महिलाओं को बहुत आगे किया गया है। उन महिलाओं को जिनका अकाउंट नहीं खुला था, उनके अकाउंट को खुलवाया गया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार के राज में महिलाओं को काफ़ी फायदा हुआ है। चलिए, रागिनी बता रही है कि किस तरीके से बीजेपी राज में बहुत फायदा हुआ है। मैं पीसीआर से गुजारिश करूंगा कि बाकी लोगों को भी मेरे साथ जोड़िए ताकि हम उनसे भी बातचीत कर सके, उनके भी जो जिस जगह वो खड़े हैं, जिस जगह वो मौजूद हैं, उनके मुद्दों को समझ सके। मुझे पीसीआर द्वारा बताया जा रहा है कि मुझे लखीमपुर खीरी से चुका है और जल्द ही वो जनता को समर्पित होगा। पूरा का पूरा रिंग रोड आप समझ लीजिए कि वो नई जॉब अपॉर्चुनिटीज का केंद्र बनेगा। जैसे 21 किलोमीटर की शहीद पथ के बगल में आप नए नए संस्थान देखते हैं, आपको यह जो 104 किलोमीटर का ये रिंग रोड होगा, लखनऊ के लिए यह एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। नीरज जी, हम लोग ये मान रहे थे कि स्टेट लड़ाई हो रही है समाजवादी पार्टी और बीजेपी में। कल से अमित शाह ने एक बात कह दी कि बहुजन समाज पार्टी भी लड़ रही है। क्या स्ट्रेटजी है, क्या रणनीति है इसके पीछे, इस बयान के पीछे? देखिए, सभी दल लड़ तो रही हैं और सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं, सभी का अपना एक एजेंडा है, उसको वो बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बाकी तो जनता जनार्दन है, वो जो स्वीकार करेगी उसकी सरकार बनेगी और सभी लोग देख रहे हैं किस तरह का माननीय योगी जी के सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी सीट जो है 300 प्लस का जो हमने संकल्प लिया वो पूरा होगा। नोएडा में भी आपने काम किया था, अब लखनऊ में है, क्या लग रहा है कि इश्यूज वही है नोएडा वाले लखनऊ में भी या कुछ बदलाव है? स्थानीय मुद्दे तो निश्चित रूप से काम करते हैं, पर साथ ही साथ जो प्रदेश का एक जो सुरक्षा माहौल जो बना है, इसकी जो है लोगों के अंदर एक बहुत खुशी है। महिलाओं से लेकर युवा वर्ग जो है और किसान सभी जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस यज्ञ में शामिल हो रहा है। धन्यवाद। तो नीरज सिंह, राजनाथ सिंह के दूसरे बेटे, और यहाँ पर पार्टी के लिए भी काम करते हैं। ऑफिशियली पार्टी में कोई पद नहीं है, लेकिन राजनाथ सिंह का जब भी चुनाव होता है या भारतीय जनता पार्टी तो विवेक मेरे सहयोगी नीरज सिंह से बातचीत कर रहे थे। नीरज सिंह राजनाथ सिंह के बेटे हैं। वोट डालने के बाद वो मीडिया से मुखातिब हो रहे थे।